हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजी स्नैप मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 29 अगस्त को एग्जाम का, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। मैंने इस वीडियो लेक्चर में उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आपका आज एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं आज के वो एग्जाम का एनालिसिस। तो गाइस, जो क्वेश्चन पूछा गया था डेटा इंटरप्रिटेशन में, वो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन था, कैलकुलेटिव था बट बन गया था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था वो था हेल्थ के ऊपर और इजी क्वेश्चन था, ये भी हो गया था। हंटर कमीशन पे आज गाइस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया था कि कमेटीज एंड कमीशन कर लीजिए आप सभी लोग। एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको 10 श्योर टॉपिक बताए थे कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। मैं आपको बता दूं कौन सी वीडियो की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो की। ये है 10 मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको इस कमिटीज एंड कमीशन के बारे में भी बताया था कि इस टॉपिक को भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हंटर कमीशन पे, हार्ट ऑफ कमीशन और सेटलर कमीशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक बार तीनों को गो थ्रू कर लेते हैं कि कमीशन कब बने थे और इनका क्या कहना था। सो गाइस, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा 1882 में लॉर्ड रिपन ने अपॉइंट किया था विलियम विल्सन हंटर को टू चेयर द हंटर कमीशन टू इवेलुएट द इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। तो ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बनाया हुआ ब्रिटिश राज में एक कमीशन था। द हार्टो कमेटी जो थी, दैट आल्सो नोन एज द इंडियन यूनिवर्सिटीज कमेटी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1929 बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू असेस द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया एंड प्रपोज रिफॉर्म्स। द कमेटी वाज कमीशन्ड बाय लॉर्ड इरविन एंड लेड बाय द सर फिलिप जोसेफ हर्टॉग, और इन्हीं के नाम से हर्टॉग कमीशन जाना जाता है। तो ये भी याद रखिए, इंडिया के एजुकेशन कमीशन एजुकेशन को लेकर बना था, बट ये जो था वो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था, तो इसलिए थोड़ा सा बाकी कमीशन से अलग हो जाता है। इसके अलावा एक सैडलर कमीशन बना था, जो कि बना था एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को लेके। इट इज ऑल्सो नोन एज द कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1917 बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी। तो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इस कमीशन को उस टाइम पर स्टैब्लिश किया गया था। गाइज, मैंने अपनी मैराथन क्लास में मैंने आप सभी को एक टॉपिक करवाया था और रिवीजन क्लास में भी करवाया था। वो था नेटवर्किंग के ऊपर। जैसे लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, वैन दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। इन तीनों को मैंने और इन तीनों के अलावा भी जो नेटवर्क होते हैं उनको भी मैंने आपको कवर करवाया था मैराथन में भी और रिवीजन क्लास में भी। जिसने भी इस क्लास को देखा होगा डेफिनेटली वो इसका आंसर कर पाए होंगे। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझा देता हूँ कि तीनों चीजें क्या होती हैं। तो लैन जो होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन की होती है वाइड एरिया नेटवर्क। अब तीनों में डिफरेंस ये है कि जो लैन होता है वो स्मॉल एरिया में काम करता है, जबकि मेट्रो ये लार्ज एरिया में काम करता है मैन, और जो वैन है वो एक्स्ट्रा लार्ज एरिया में काम करता है। इसके अलावा जो ऑनरशिप होती है वो प्राइवेट होती है लैन की। ये एक तरीके से आपका वाईफाई समझ लीजिए। अगर आपने वाईफाई घर पे लगवाया हुआ है तो ये आपका वैन होता है, क्योंकि इसकी प्राइवेट ऑनरशिप होती है। आप अपने घर पे चला सकते हो और किसी को आप उस नेटवर्क को शेयर नहीं कर सकते। आप अपने और अपने फैमिली में शेयर कर सकते हो, आसपास आसी पड़ोसी में, बाकी और किसी को नहीं कर सकते। और इसकी जो सेटअप कॉस्ट थोड़ी सी होती है, 1000 2000 5000 में लग जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, है ना। इसके अलावा थोड़ा सिक्योर डेटा इसके अंदर मिल जाता है आपको, हाई डेटा ट्रांसफर मिल जाता है, रेंज अप टू 1 किलोमीटर, मतलब जो भी आपके घर में आपके आस पड़ोस में वहां पे आप शेयर कर सकते हैं इस चीज को। तो ये बाकी जो अगर हम बात करें मैन की, तो ये इसकी जो रेंज है वो 100 किलोमीटर तक हो सकती है। ये थोड़ा लेस सिक्योर माना जाता है और ऑनरशिप प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों हो सकती है इस केस में, और सेटअप कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है। अगर हम बात करें वैन की, तो इसकी जो रेंज है वो है आपकी 1 लाख किलोमीटर। और ये जो हम यूज करते हैं इंटरनेट अपने मोबाइल फोन में, वो आपका वैन का एक एग्जाम्पल है। चाहे आप दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं भी यूज करो, अपना मोबाइल फोन बस अपना डेटा ऑन करना है और यूज करना स्टार्ट करना है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसकी ओनरशिप प्राइवेट और पब्लिक दोनों हो सकती है। इसकी हाई सेटअप कॉस्ट होती है। तो ये जो चीजें हैं आपको इन तीनों में थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा हुआ था। इसके अलावा गाइज आपके स्वयं प्रभा से रिलेटेड चैनल जो है उस पर क्वेश्चन बना है। और गाइज ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। तो इसके ऊपर कल भी क्वेश्चन बना था, मैंने आपको कल भी समझाया था। एक बार मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ। स्वयं प्रभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप विजिट करेंगे चैनल की लिस्ट में, तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सा चैनल कौन यहाँ पर मैनेज कर रहा है, कौन इस पे कंटेंट अपलोड करता है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि मैं इस स्क्रीन को एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। आई थिंक ऐसा पूछा हुआ था आज के एग्जाम में कि चैनल नंबर 6 7 8 से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन इस पे कंटेंट अपलोड करता है। तो 6 जो पंजाबी यूनिवर्सिटी है, 7 नंबर पे गुजरात यूनिवर्सिटी, 8 नंबर पे कैलीकट यूनिवर्सिटी, 9 नंबर पे कश्मीर यूनिवर्सिटी। तो इस तरीके की जो चीजें वो आपको याद रखनी है, क्योंकि चैनल से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं।
इसके अलावा अगर पूछा जाए कि आईआईटी कौन कौन से चैनल मैनेज करते हैं, तो चैनल नंबर 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह के जो चैनल सारे आईआईटीज मैनेज कर रहे हैं अलग अलग स्टेट के। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन चुका है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था अभी कल के एग्जाम में इग्नू से रिलेटेड कि इग्नू कौन से चैनल मैनेज कर रहा है, तो चैनल नंबर 17, 18, 19, 20 जो है वो इग्नू मैनेज, मतलब मैनेज का मतलब है कि कंटेंट अपलोड कर रहा है ये चैनल के। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ था गाइस। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि चैनल नंबर 20, 23, 24, 25, 26 करके जो है वो क्लास 1 2 3 4 के लिए ये है पीएम ई विद्या के चैनल। और इसके जो चैनल का कंटेंट है वो एनसीईआरटी अपलोड करता है, क्योंकि यहाँ पर क्लासें चलती हैं, क्लास नंबर 1 2 3 4 जो है आपका, और क्लास नंबर 9, 10, 11, 12 ये भी पीएम ई विद्या के अंडर ही आते हैं। चैनल नंबर 31, 32, 33, 34 से ही इसके ऊपर भी कंटेंट जो है एनसीईआरटी अपलोड कर रहा है। तो इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर 34 चैनल है, बाकी आपके चैनल के लिस्ट जो 35, 36, 37, 38, 39 चैनल जो लास्ट के 5-6 चैनल हैं वो भी आईआईटी मैनेज कर रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए चैनल नंबर 35 जो है वो आपका आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास है। इस तरह की जो चीजें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो कंटेंट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना था आज के एग्जाम में। इसके अलावा लॉर्ड ऑकलैंड कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1836 टू 1842 लॉर्ड ऑकलैंड एडवोकेटेड फॉर सेवरल एजुकेशन पॉलिसीज इंक्लूडिंग द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेज इन स्कूल। इन्होंने लोकल लैंग्वेज भी ध्यान दिया कि इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस है तो इसको हम यूज करेंगे। द एक्सपेंशन ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ नेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो जो हमारे इंडिया में नेटिव एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनके इंप्रूवमेंट की बात भी इसमें कही गई थी। इसके अलावा राधा कृष्णन कमीशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन है, हर मोस्ट ऑफ द टाइम इसी पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो राधा कृष्णन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। इट मेड सर्टेन वैल्यूएबल रिकमेंडेशन टू शेप हायर और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, याद रखिए इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आजादी के बाद इसको बनाया गया था 1948 में। इट एम्फसाइज ऑन प्रोफेशनल और स्किल एजुकेशन एज वेल एज द एजुकेशन टू एम्पावर वीमेन, याद रखिए विमेन एम्पावरमेंट की बात भी इसके अंदर इस एजुकेशन कमीशन के अंदर कही गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कोठारी कमीशन के ऊपर क्वेश्चन था, ये पूछा गया था कि कितने परसेंटेज एक्सपेंडिचर खर्च करना चाहिए जीडीपी का, ऐसा कोठारी कमीशन ने कितने परसेंट रिकमेंड किया था। तो उस टाइम पर कोठारी कमीशन ने ये बोला था कि 6% हमें जीडीपी का खर्च करना चाहिए। इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि इंडिया को अलोकेट करना चाहिए 6% जीडीपी का एजुकेशन के ऊपर। तो उस टाइम पर जब कोठारी कमीशन बना था 1964 की बात है ये। द कमीशन ऑल्सो रिकमेंड दैट 6.5% ऑफ द एजुकेशनल बजट, मतलब जितना बजट आएगा एजुकेशन के ऊपर उसका 6.5% हमें लाइब्रेरीज के ऊपर खर्च करना चाहिए, विद द अमाउंट वेरिंग डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटीज डेवलपमेंट स्टेज। तो ये भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। अब देखो आगे क्या हुआ, जब इन्होंने रिकमेंडेशन दे दी तब उस टाइम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द 6% रिकमेंडेशन इन 1968 एज पार्ट ऑफ इट्स नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तब उस टाइम पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी 1968 में। हाउएवर एज ऑफ 2024 के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है इसने केवल 3 से 4% ही खर्च किया जीडीपी के ऊपर। अब सोच के देखो कि जब हमारी 1964 1968 के आसपास जब हमारे देश के हालात इतने अच्छे नहीं थे, खाने के लाले पड़े हुए थे, रोटी मतलब हमारे देश में जो गेहूं है, जो हमारे देश में चावल है, उसकी फसल उतनी नहीं होती थी, हम लोग खाने के लाले पड़े रहते थे। उस दौरान तक 6% को जो बजट का 6% है वो अलोकेट किया गया एजुकेशन के ऊपर। और आज की गवर्नमेंट, जब हम आज संपन्न देश बनने जा रहे हैं, हमारे घर मतलब हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट खाने पीने के एटलीस्ट लाले नहीं पड़े, तब भी देखो ये हाल है कि 3 से 4% गवर्नमेंट खर्च कर रही है। और फिर एग्जाम इसी वजह से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते हैं। हो सकता है कि आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगे, क्योंकि देखो एट द एंड स्टूडेंट ही सफर करता है। आप एज स्टूडेंट जो 10, 12 से निकल रहे हैं ना, वही सफर करते हैं। अगर एजुकेशन पे बजट नहीं बनाया गया, एक्स्ट्रा अमाउंट खर्चा नहीं किया गया, तो स्टूडेंट ही सफर करते हैं। अब देखिए एनटीए इतने बड़े लेवल के एग्जाम को कंडक्ट तो करवा रहा है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कंडक्ट नहीं करवा पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, कंप्यूटर सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि फंड नहीं है, और फंड बढ़ाना चाहिए तो गवर्नमेंट फंड कम कर रही है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा जो कि इस टाइम पर चल रहा है हमारे इंडिया में। फंड बढ़ाने की जरूरत है इस टाइम पर। बैचलर डिग्री 3 साल की हो या 4 साल की हो, ऐसा कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। तो कितने साल की रिकमेंडेशन थी? तो ऐसा आप सभी को पता है कि पुराने सिस्टम में क्या था, हमारे पुराने सिस्टम में था 10+2 था ना, याद करो। 10th क्लास के बाद 2 साल की हम 11th 12th करते थे, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन होती थी। तो कोठारी कमीशन ने भी 3 साल की ग्रेजुएशन को रिकमेंड किया था, जो कि अभी तक चल रही थी, बट अब जो है 4 साल की ग्रेजुएशन कर दी गई है, आप सभी को पता होगा। कॉलेज एस्टेब्लिशमेंट सीक्वेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस। प्लेजरिज्म पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो प्लेजरिज्म में 4 लेवल होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3।
अब लेवल 0 जो होता है वो 10% तक सिमिलरिटीज अगर पाई जाती है तो नो पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और सब कुछ ओके है। लेवल 1 के अंदर आ जाओगे अगर 10 से 40% के बीच में अगर आपकी कॉपी पेस्ट पाया गया, ये आपको रीसबमिशन करना पड़ता है ठीक करने के बाद। लेवल 2 की अगर प्रॉब्लम पाएगी कॉपी पेस्ट 40 to 60%, तो उस केस में फिर आपको सबमिट नहीं करने, डिबार्ड कर दिया जाएगा और रिवाइज स्क्रिप्ट से 60% से ज्यादा हो गया तो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक पेनल्टी है जो कि यूजीसी ने इस टाइम पर लगा रखी है प्लेजरिज्म से रिलेटेड। एंशिएंट यूनिवर्सिटी के ऊपर गाइस क्वेश्चन पूछा हुआ था, नंबर सीरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन था। मैंने सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट दोनों ही कवर करवा रखे हैं आपको यूट्यूब पर एकदम इजी लैंग्वेज में, क्वेश्चंस को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए यूट्यूब पर, आपको सिंपली सर्च करना है यूजीसी नेट मैटर, आगे लिख देना सिंपल इंटरेस्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको लिख करके सर्च करेंगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखें, अगर आपका टॉपिक कवर नहीं है तो भी देखें, कवर कर लिया तो भी देखें, आपकी रिवीजन हो जाएगी इस टॉपिक की। इनपुट आउटपुट डिवाइस के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ तो इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, जिससे बाहर से अंदर इंफॉर्मेशन जाती है कंप्यूटर लैपटॉप में। तो जैसे एग्जांपल के लिए आपका माउस हो गया, वेबकैम हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब बाहर से अंदर की तरफ इंफॉर्मेशन भेज रहे होते हैं। डिजिटल कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, जिससे कंप्यूटर से बाहर की तरफ इंफॉर्मेशन आ रही होती है। जैसे प्रिंटर हो गया तो कंप्यूटर में जो होगा वो प्रिंट होकर आ जाएगा आपके प्रिंटर में, है ना, तो अंदर से बाहर की इंफॉर्मेशन आ रही है। स्पीकर हो गया, जो भी कंप्यूटर आपको सुनाना चाहता है वो स्पीकर के थ्रू आपको सुना देगा, कोई म्यूजिक है, कोई गाना है, कुछ इस तरीके से। मॉनिटर हो गया आपका, फ्लैश ड्राइव हो गया, इसके अलावा आपका डिस्क ड्राइव हो गया, है ना। तो ये जो चीजें हैं ये आपके आउटपुट डिवाइस के अंदर आ जाती हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन था, इंडियन लॉजिक पे क्वेश्चन था, मास मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं गाइस। काई स्क्वायर टेस्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, मैंने आपको टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एनोवा टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट, इस सभी के ऊपर मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस क्लास को देख लीजिए, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना टी टेस्ट, ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। इसको देखने के बाद आपके सारे टॉपिक जो है, जितने भी टेस्ट होते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो आपके मिनिमम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। इसके अलावा गाइस ग्रीन हाउस गैसेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आपको सभी को पता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर टोटल 7 गैसेस होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस लिस्टेड हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस पे भी बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। ओवरऑल अगर बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट आ रहा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। कुछ क्वेश्चन लग सकते हैं आपको टफ, लेकिन कुछ क्वेश्चन इजी भी डाले गए आपके एग्जाम में। अगर अभी आपका एग्जाम होना बाकी है तो आप क्विक रिवीजन करने के लिए मेरी मैराथन क्लास अटेंड कर सकते हो। इस मैराथन से आपको 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, इस बात की गारंटी है, क्योंकि मैंने इस मैराथन क्लास में सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार रेटिंग वाले जो एवरग्रीन टॉपिक है बस उनको ही कवर कर रखा है। सो इस क्लास को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। इस क्लास का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रखे हैं, तो इसके थ्रू आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में देखने को आपको मिल जाएगा। अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम में यूजीसी नेट एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो गाइस 100% इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है, क्योंकि मैंने भी इसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक किया था। तो उसके लिए आपको सिंपली एग्जाम टारगेटेड स्टडी करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि इधर उधर की स्टडी करोगे तो एग्जाम क्रैक नहीं होने वाला, बहुत टफ लगेगा आपको। बट अगर आप एग्जाम टारगेटेड पढ़ोगे, जो चीजें पूछी जा रही एग्जाम में बस वही पढ़ो ना, उसी पे फोकस करो, ऑब्वियस सी बात एग्जाम क्रैक होगा। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके मैंने आपको विनर बैच 3.0 लॉन्च किया दिसंबर 2024 के लिए, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस के कोर्सेज अवेलेबल है, प्लस इन सभी के कॉम्बो कोर्सेज भी अपने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। इन सभी कोर्सेज पे आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करिए, आपकी फीस ऑटोमेटिकली 10% से रिड्यूस हो जाएगी। तो इस किस तरीके से इनरोल करना है और क्या कुछ मिलेगा इसके अंदर, आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे ऑल 10 यूनिट्स के, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में। 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और इस तरीके से हमने आपको स्टडी करवा रखी है। किस तरीके से इनरोल कर सकते हो, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप आईएएस यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपका सिलेबस फिनिश होगा और उससे और मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाएंगे, और रिवीजन ही एग्जाम क्रैक करवाता है। सो इसलिए जल्दी से स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन, ताकि आप टाइम से रिवीजन कर पाए और प्रैक्टिस कर पाए, आपको इनफ टाइम मिल जाए प्रैक्टिस करने का। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.